रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज के खास बुलेटिन चुनावी हलचल में आपका स्वागत है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आज सोनीपत जिले के गोहाना में यूपी और हुड्डा सरकार पर जमकर बरसे। हरियाणा में अपनी पहली चुनावी रैली के दौरान मोदी ने जनता से भाजपा के सभी लोकसभा प्रत्याशियों की जीत के लिए अपील की। वहीं मोदी ने इशारों में मुख्यमंत्री हुड्डा और इनेलो पर भी निशाना साधा। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली की। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग रैली स्थल पर पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जनता से विकास और रोजगार देने का वायदा किया। वहीं नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, हुड्डा को केवल एक परिवार की चिंता है, पूरे प्रदेश की नहीं। आप मुझे कहिए भाइयों, पिछले 10 साल में आपका भला हुआ है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। आपका भला हुआ है, किसानों का भला हुआ है, नौजवान का भला हुआ है, माताओं बहनों का भला हुआ है, गांव का भला हुआ है, शिक्षा में सुधार हुआ है, आरोग्य में सुधार हुआ है, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। फिर उसको रखना क्यों? अगर आपका कुछ नहीं किया तो फिर उनको रखना क्यों? अपने संबोधन के दौरान मोदी ने इनेलो पर भी चुटकी ली। मोदी ने लोगों से कहा कि वो ऐनक से ना देखें और सिर्फ कमल के निशान पर ही बटन दबाएं। इस मौके पर सोनीपत लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रमेश कौशिक और करनाल लोकसभा से प्रत्याशी अश्विनी चोपड़ा के साथ प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। मोदी पर आतंकी हमले की आशंका को लेकर रैली स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके लिए 15 डीएसपी, 40 इंस्पेक्टर और करीब 2000 पुलिस जवान तैनात किए गए थे। गोहाना से सुरेंद्र सिंह के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। गोहाना के बाद अपनी भारत विजय रैली के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे। यहां सेक्टर 34 के प्रदर्शनी ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार आज देश के लिए बोझ बन गई है। देश अनुभव कर रहा है, ये सरकार अपने आप में देश के लिए बोझ बन गई है। सरकार स्वयं देश के लिए संकट बन गई है। चंडीगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा हमारे फौजी भाई रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब कहते थे जय जवान जय किसान, तो हिंदुस्तान का सीना तान करके नौजवान खड़ा हो जाता था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात मॉडल की बात कर देश को गुमराह किया जा रहा है। हरियाणा का विकास देश में सबसे अव्वल है। ये कहने मात्र से नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि वो विकास के आंकड़ों के साथ मोदी से बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में आज किसानों को 27 गुना महंगी बिजली दी जा रही है, जबकि हरियाणा में 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। अगर मोदी इतने ही किसान हितैषी हैं तो गुजरात में वो बिजली सस्ती क्यों नहीं करते? गुजरात में बुढ़ापा पेंशन 400 रुपए है, जबकि हरियाणा में 1000 रुपए है।
गुड़गांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने आगे से जनता से संपर्क में रहने की बात कही है। उन्होंने बीते 5 सालों से जनता से दूरी बनाए रखने के लिए माफी भी मांगी है। भाजपा से चुनाव लड़ रहे राव इंद्रजीत ने जनता के बीच में जाकर अपने पिछले 5 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने जनता से हैट्रिक लगाने की अपील की। वहीं पिछले 5 वर्षों से जनता से दूरी बनाए रखने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह पिछली गलतियों को ना दोहराकर आगे से जनता के बीच में रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने लगातार 5 वर्षों से कांग्रेस का कुशासन देखा है। कांग्रेस ने वोट लेकर हमारी छाती पर चढ़कर राज किया है और उसने किसानों की जमीन को काटने और बेचने का काम ही किया है। कांग्रेस पार्टी का कुशासन हमने देखा, हमारी छाती पे चढ़ करके, हमारे वोट लेकर के और हमारी जमीन को काटो बेचो की नीति इस कांग्रेस पार्टी ने लगाई है पिछले 10 साल। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा से रही सो तो सबको मालूम है, लेकिन ये बात में दिल्ली भी लेकर के गया, दिल्ली के नेताओं के कानों में डाली और उन्होंने भी अनसुनी कर। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का चुनाव अब मेवात व गैर मेवात का होता जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह सभी जनसभाओं में कह रहे हैं कि इस चुनाव की सूरत भी पहले वाले चुनावों के जैसी ही है। उन्होंने अपने मतदाताओं से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें ताकि मेवात से इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जाकिर हुसैन से टक्कर ली जा सके। आज भी वही सूरत है, वही स्थिति है। नंबर 2 पे जाकिर हुसैन आएंगे अगर आपके यहाँ 90% वोट पड़ेगी तो। ज्यों-ज्यों मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, नेता अधिक मुखर होते जा रहे हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह मानने लगे हैं कि उनके लिए इस चुनाव में भी पहले लोकसभा क्षेत्र जैसे समीकरण बनने लगे हैं। वहीं मेवात व गैर मेवात की बात भी अब लोगों को समझाने लगे हैं। गुड़गांव से मोहिंदर भारती के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। करनाल में आज आपके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने रोड शो निकाला। इस रोड शो के दौरान करनाल कैथल रोड और करनाल कुंजपुरा रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आमतौर पर काफिले में सिर्फ 10 गाड़ियों की इजाजत होती है, लेकिन केजरीवाल के रोड शो में कई गाड़ियां शामिल थी। जिला प्रशासन ने रोड शो की वीडियोग्राफी करवाई और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर परिसर में चुनाव आचार संहिता की सरेआम खिल्ली उड़ाई जा रही है। मंदिर प्रशासन के कार्यालय में हरियाणा सरकार के पोस्टर आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी ज्यों के त्यों लगे हैं। मनसा देवी मंदिर परिसर में शनिवार को चुनाव पर्यवेक्षण ने भी दौरा किया था, मगर प्रशासन का इस और ध्यान काफी देर बाद गया। पंचकुला प्रशासन की एक टीम चुनाव पर्यवेक्षक को साथ लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकली, पर शायद प्रशासन की यह टीम आचार संहिता का सबब ही भूल बैठी। अब देखिए पंचकुला के अतिरिक्त उपायुक्त एसपी अरोड़ा और इनके साथ बैठे हैं चुनाव पर्यवेक्षक JMR पवार। जिस कमरे में ये अधिकारी बैठे हैं वो कमरा मनसा देवी मंदिर परिसर का कार्यालय है। अब जरा इस कमरे की दीवारों पर देखिए, जहां लगे हैं हरियाणा सरकार के पोस्टर जो नियम के मुताबिक चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद या तो ढक दिए जाने थे या फिर उतार दिए जाने थे। अधिकारियों से पूछा गया तो जवाब में तर्क कम, बचाव ज्यादा नजर आया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भी VIP हो, जो दर्शन करने आएगा हमारे लिए सारे VIP हैं, लेकिन माता के दर्शन में हमने कोई कार्ड या कोई पार्टी वो इन्विटेशन नहीं रखा। जो आएगा उसका स्वागत किया जाए। हर तरह की तैयारी है, हर तरह की तैयारी है, पूर्ण रूप से तैयारी है, चाहे वो क्लीनलीनेस हो, चाहे वो लोगों की सुविधाएं हों, चाहे वो कन्वीनियंसिस हों, पब्लिक हेल्थ हो, पीने का पानी हो, भंडारा हो, सारे भंडारे 24 घंटे खुले रहेंगे। और लोगों के लिए रहने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। धर्मशाला इसको पूरा रेनोवेट करके फर्निश कर दिया गया है, लक्ष्मीबाई धर्मशाला को। और दूसरी धर्मशाला में भी कोई भी हमारे पास अगर एक्सीजेंसी होती है तो रहने का माता के मंदिर की प्रेमिसेस में ही पूरा प्रबंध है। चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ी सो उड़ी। कोई कार्रवाई करने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब भी उसी हल्के फुल्के अंदाज में मिला, जिस अंदाज में शायद आचार संहिता का ख्याल रखा जा रहा है। कहीं पे कोई धज्जियां नहीं उड़ रही। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हर जगह पे जितनी भी संभावित प्रतिक्रिया हो सकती है वो की जा रही है। अगर कोई किसी की कोई गलती मिलती है तो उसको वहीं रेक्टिफाई करवाया जाता है। सर ये पोस्टर जो लगा हुआ है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। वो गलती से किसी का रह गया था, इंस्ट्रक्शन दे दी गई है।
सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए कोई टू रिमूव इट इमीडिएट। बहरहाल अधिकारियों की इस टोली ने मनसा देवी परिसर में एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। यह प्रदर्शनी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के मकसद से लगाई गई है, क्योंकि 31 मार्च से यहाँ नवरात्र मेला शुरू हो रहा है और मेले के 9 दिन यहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं। लिहाजा मंदिर परिसर में लगाई गई इस प्रदर्शनी के जरिए मतदान करने का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा। कैमरामैन विनय कुमार के साथ कुलवीर दीवान, डे एंड नाइट न्यूज, पंचकुला। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए जगह जगह जनसभाएं करने में जुटे हैं। इसी के चलते वीरभद्र सिंह ने कुल्लू और मणिकर्ण घाटी में जनसभाएं की और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अपने 3 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसभाएं कर मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के लिए वोट मांगे। जनसभा के दौरान वीरभद्र सिंह ने अपने भाषण में जहां यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं भाजपा और नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी के नारे लगा रही है, जो कि प्रजातंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मोदी कोई शिव का अवतार नहीं है, जो भाजपा इस तरह के नारे लगा रही है। वोट की राजनीति के लिए राम मंदिर, और आज जब राम मंदिर का मुद्दा ठंडा पड़ गया है, आपको मुद्दा उठाते हैं, क्या बोलते हैं, हम जो है गुजरात में सरदार पटेल का बुत लगाएंगे। कितना बड़ा बुत होगा पता नहीं, जो संसार के सबसे ऊंचा बुत होगा, और जो बुत होगा कैसे होगा अब उसको देखना पड़ेगा, नहीं देख सकते, जमीन में देखना पड़ेगा, तब जाके ऊपर बुत पड़ेगी। और सरदार पटेल कौन थे? आज उनको सरदार पटेल कैसे याद आ गए? वो तो कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे, और वो बाद में जब देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, वो उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, और उनको श्रेय जाता है जिन्होंने की भारत का एकीकरण किया। तो आज कैसे याद आ गया? वो तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, आज से पहले सरदार पटेल क्यों नहीं याद आए? आज उनके नाम को भुनाकर आज वो वोट हासिल करना चाहते हैं। वो किसको बहका रहे हैं? इसको कहते हैं वोट की राजनीति। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने उम्मीदवारों को जीत दर्ज करवाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसको लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। इसी के चलते प्रेम कुमार धूमल ने बिलासपुर जिले का 3 दिवसीय दौरा कर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। अपने इस दौरे में धूमल ने वीरभद्र पर कड़े प्रहार किए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा प्रेम कुमार धूमल पर अपने विपक्षियों के साथ व्यक्तिगत शत्रुता रखने के बयान पर धूमल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मानसिकता वीरभद्र सिंह की ही हो सकती है, तभी वह इस तरह के आरोप दूसरों पर लगाते हैं। अत्यंत दुख का विषय है कि जो पार्टी देश में लगभग 55 साल शासन करती रही और जो दूसरों पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाती है, वो पार्टी खुद पंथ निरपेक्षता का लबादा पहनकर सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक काम कर रही है। धूमल ने प्रदेश में आम आदमी पार्टी के जनाधार को मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने प्रदेश में चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच का माना है। वीरभद्र जी की एज और स्टेज जो हो गई है, उसमें वो क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लोग भी उनकी टिप्पणियों पर हंसते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन का जाल बिछे, रेल सुविधा अधिक से अधिक हो, फौज में हमारा भर्ती का कोटा बढ़े, 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह लागू किया जाए और पर्यटन को विकसित किया जाए। जो सेब विदेशों से आयात किया जाता है उस पर अधिक से अधिक इंपोर्ट ड्यूटी लगे, ताकि हमारे बागवान का सेब अच्छी कीमत पर बिक सके। धूमल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में जीत कर आती है तो उनकी प्राथमिकता रहेगी कि हिमाचल प्रदेश को रेलवे लाइनों से जोड़ा जाए, भर्ती कोटा पूरा किया जाए और औद्योगिक पैकेज हिमाचल में वापस लगाया जाए। वहीं सुजानपुर उपचुनाव को लेकर धूमल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव की मांग बीजेपी ने ही की है, ताकि सरकार का पैसा भी बचे और सुजानपुर के लोगों को समय पर विधायक मिल सके। सुजानपुर का उपचुनाव भी साथ हो जाए, क्योंकि वोटर लिस्ट तैयार है, मतदान केंद्र बने हैं, स्टाफ लगा हुआ होगा, तो मतदाता का समय भी बचेगा, सरकार का पैसा भी बचेगा, कैंडिडेट्स का पैसा भी बचेगा और चुनाव भी साथ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात होगी, सुजानपुर के लोग अपने एमएलए से वंचित नहीं होंगे।
मौका हो लोकसभा चुनाव का और राजनीतिक गलियारों में हलचल न हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बात हो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की या फिर हिमाचल में चल रहे आरोप प्रत्यारोप की, हर जगह अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रेम कुमार धूमल ने सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं इस बयान को सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला अनुचित बयान बताया है। सहारनपुर के कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा जो घटिया बात कही गई और नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात उन्होंने कही है, वो कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर करती है। हम चाहते हैं कि ऐसी सांप्रदायिक पार्टी पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई हो जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, जिनके पास विचार का जवाब देने का विचार नहीं है, जो तलवार से, बंदूक से या बम से जवाब देना चाहते हैं। उनका राजनीति में, भारत की राजनीति में, लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने एक तरफ वीरभद्र पर कड़े प्रहार किए तो दूसरी तरफ उन्होंने प्रदेश में तीसरे मोर्चे के वजूद पर भी सवाल खड़े कर दिए। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान में इस्तेमाल हुए हेलीकॉप्टर के खर्चों को लेकर सवाल उठाए गए, जिसके जवाब में बीजेपी पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष और हमीरपुर से उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने उल्टा मुख्यमंत्री पर प्रहार किया और वाकामूला से उनके पैसों के लेन देन का हिसाब मांगा। वह अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग द्वारा सुजानपुर उपचुनाव लोकसभा के साथ करवाए जाने का स्वागत भी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्रीनिवासन को हटाए जाने के मामले पर अनुराग मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और किसी भी प्रकार की टिप्पणी से इनकार कर दिया। कांग्रेस सम्मान करना तो नहीं जानती, लेकिन अपवाद और अपमान से पीछे नहीं हटती। हमने प्रदेश का नाम चमकाया है, कांग्रेस ने प्रदेश का नाम डुबोया है। हमने स्टेडियम बनाए हैं, कांग्रेस ने ताले लगवाए हैं। हमने खेल अकादमियां बनाई, कांग्रेस ने बाहर दीवारें चिलवाई है। हमने प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा किए, कांग्रेस ने उनके ऊपर विजिलेंस के केस किए हैं। हमने देश में और विदेशों में हिमाचल प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है, कांग्रेस ने नाम डुबाया है। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर हाजिर होंगे चुनावी हलचल से जुड़ी हर खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए डे एंड नाइट न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।